स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो में बैठ कर के आज बात करेंगे सियासत की, उस तीन के तिलिस्म की जो राजस्थान की सियासत में इस वक्त एक बड़े मोड़ पर आके खड़ा हुआ है। राजस्थान में 3 सीटों पर चल रहे हैं इस वक्त उपचुनाव, और उपचुनाव का जायजा लेने के लिए हम लोग पहुंचे हैं सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से, यहाँ के आला नुमाइंदों से कि वो क्या वादे कर रहे हैं जनता से और आखिरकार क्या कुछ चल रहा है सुजानगढ़ की सियासत में। तो करते हैं आज ऑटो का सफ़र सुजानगढ़ की सड़कों पर और बात करेंगे जनता से और बुलंद करेंगे उनकी आवाज़, आखिरकार क्या कुछ चल रहा है सियासत के सफ़र में जनता के बीच में। तो चलते हैं ऑटो के सफ़र पर। ऑटो में रिपोर्टर के खास कार्यक्रम में आज बात होगी सियासत की, उस सियासत की जिसको लेकर के राजस्थान की 3 सीटों पर इस वक्त उपचुनाव चल रहे हैं। हम लोग मौजूद हैं सुजानगढ़ के अंदर। सुजानगढ़ वो सीट है जहां से मास्टर भंवरलाल विधायक थे, मगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बाद में उनका देहांत हो गया, उसके बाद से ये सीट खाली हो गई। अब उनके पुत्र जो हैं मनोज मेघवाल वो मैदान में है कांग्रेस से, तो बीजेपी की ओर से खेमाराम मेघवाल मैदान में है। हालांकि आरएलपी ने भी अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा है और आरएलपी का दावा है कि हम भी जीत सकते हैं। तमाम मौजूद लोग हैं सुजानगढ़ के, जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार सुजानगढ़ की सियासी नब्ज क्या कहती है। इस चुनाव के अंदर कौन से ऐसे बड़े मुद्दे जो चुनाव के अंदर इस बार हावी रहेंगे? देखिए, यहाँ इस विधानसभा चुनाव में मास्टर भंवरलाल जी एक बहुत बड़े नेता रहे हैं और उसने भरसक प्रयास किए यहाँ काम करने के। आपको पता है यहाँ सुजानगढ़ में सारा पानी खारा था, उसके लिए एक योजना आई थी अपनी योजना के नाम से। उस योजना को यहाँ प्रारंभ किया, गांव में पानी मिला और उन पानी से आम आदमी को जो है अब घर घर कनेक्शन हो रहे हैं, उस कनेक्शन से आम आदमी को फ़ायदा मिल रहा है। और अब उनका लड़का, उनके देहांत के बाद में उनके पारिवारिक परिस्थितियाँ इस तरह की होगी कि भंवरलाल जी चले गए और उनकी छोटी बेटी, बड़ी बेटी बनारसी जो हमारी जिला प्रमुख रही है वो भी चली गई। तो अब उनका लड़का है, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया है। उसके प्रति लोगों की बहुत बड़ी मास्टर जी की संवेदनाएं साथ है। ये बताइए भैया कि क्या लग रहा है, यहाँ का युवा क्या कह रहा है, यहाँ के युवाओं के मन में क्या है, बीजेपी कांग्रेस कौन जीतेगा, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम ये बात करना चाह रहे हैं युवाओं के लिए क्या हुआ अब तक और अब क्या होने की उम्मीद लगती है युवाओं को? अभी तक तो सबसे ज़्यादा युवाओं को जो ज़रूरत थी वो थी कन्या महाविद्यालय की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी। वो अभी सरकार ने इसको पास करके बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, ज़्यादातर यूथ जो है उनका वो बहुत समझदार है, वो काम को देख के इस बार वोट कर रहे हैं। आप ये बताइए कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो अभी भी बाकी हैं, जो हो चुके हैं, बजट में हो गए, उनकी हम बात नहीं कर रहे। अब चुनाव में कौन से मुद्दे हैं सामने? चुनाव में कोई लंबे चौड़े अभी मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि अब तो बड़ा काम एक ही बचा है सुजानगढ़ का, वो है सुजानगढ़ को जिला बनाओ। उसकी काफ़ी चर्चा चल रही है और उस जिले बनाने की प्रक्रिया में ही मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल थे। अब सिर्फ काम यही बचा है कि जिला तभी बन सकता है। अब यहाँ 2 ऑफिसें बाकी रही है, एक तो एसपी की, एक कलेक्टर की। एडीएम यहाँ बैठने लगे अभी जल्दी। तो सुजानगढ़ की मुख्य मांग यही है कि सुजानगढ़ को जिला बनाओ। सुजानगढ़ को जिला बनाओ, जिला बनेगा नहीं बनेगा, सीवरेज का काम यहाँ अधूरा, जो मुद्दे की जो बातें सामने आई है। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा, मैं एक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष भी हूँ। चुनाव में स्थानीय मुद्दे अपने आप में हावी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जिसका आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोगों ने पूरी दुनिया में इस क्षेत्र का नाम किया है। कन्हैयालाल जी सेठिया जो साहित्य में हैं, खेमचंद प्रकाश जी जो म्यूज़िक में हुए, म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं, जमाल सेन जी हुए हैं, तो उन लोगों का कोई स्मारक यहाँ नहीं है। जिन लोगों ने इस सुजानगढ़ के क्षेत्र को बहुत ख्याति को दूर तक बढ़ाया है, 3 लोगों को यहाँ पद्मश्री भी मिली है, उन लोगों के नाम से कोई स्मारक या मूर्ति कुछ नहीं है।
और आज तक इस तरफ के कई, चाहे सरकार बीजेपी की आई, चाहे सरकार कांग्रेस की आई, चाहे किसी दूसरी पार्टी की आई, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जनता चाहती है कि हमारा सुजानगढ़ सुजान है, यहाँ जिला बने और जिले के काबिल ये शहर है और पहले यहाँ जिला था और जिले की ही मांग है। जनता ये चाहती है कि यहाँ का जो स्टेशन है वो पुराने ज़माने से सुजानगढ़ का जोधपुर और दिल्ली के बीच में प्रसिद्ध स्टेशन है, इसलिए इस स्टेशन को जो है सौंदर्यीकरण को देखते हुए, स्टेशन को देखते हुए इसका विकास होना चाहिए और बड़े स्टेशनों में इसको आदर्श रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ बनाया जाना चाहिए। मैं हूँ गरीब आदमी, नदियाँ ने पीवे कभी अपना जल, वृक्ष ने खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को दूजे को दे दो दान रे, वो सच्चा इंसान महात्मा गांधी बापू का वन मेरे में लाल बहादुर शास्त्री वाली हो रही है। खेमाराम जी मेरे साथ पड़े हुए हैं, तो ये तो खेमाराम का दोस्त है, बहुलाल जी मेरे गुरु है। आपको क्या लगता है सीकर, चूरू, झुंझुनू ये जो इलाका है जयपुर के आसपास का और तमाम इस सुजानगढ़ की बात करें, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एजुकेशन के लिए और कुछ नया होना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ नया होना चाहिए? क्या लगता है कि जनता की क्या डिमांड्स है? हमारा जिला चूरू जिला है जो एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है, सीकर से बहुत ज़्यादा पीछे है। सीकर, जयपुर, चूरू जिले से बहुत आगे चले। एजुकेशन के मामले में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नेता लोगों को यहाँ एक्टिव होकर काम करना चाहिए। अच्छा, और क्या आपके मन में आता है? बड़े शहरों की तस्वीरें आप देखते होंगे तो आपके मन में नहीं आता कि सुजानगढ़ के अंदर भी ऐसी सड़क होनी चाहिए जहाँ पे नॉन स्टॉप यातायात चलता रहे? इस तरह की पार्किंग, अव्यवस्थित पार्किंग में कोई भी कहीं पे गाड़ी रोक देता, कोई कानून ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई कानून नहीं है। पार्किंग की भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो रखी है यहाँ पे सुजानगढ़ में, रतनगढ़ में, चूरू जिले में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है पार्किंग वगैरह की। अच्छा, इनको दूर करना चाहिए। भैया आपका क्या नाम है? संदीप भार्गव। अच्छा संदीप जी, क्या लग रहा है आपको चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है? कौन से ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की बात करेंगे। मुद्दे सर जी ऐसे, एक तो बेरोजगारी, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री कभी नहीं है यहाँ पे? आई है लेकिन वो लॉकडाउन के बाद में वो डाउन हो गई, जो कर्मचारी थे वो बाहर चले गए। आपका नाम बाबूजी? हाँ सर, गोपाल राखेचा। अच्छा गोपाल जी, क्या सोचते हैं आप कि आपका सुजानगढ़ कैसा होना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि मेरे सपनों का सुजानगढ़ कैसा होना चाहिए। अगर आज अपन सुजानगढ़ से क्रॉस करना चाहें तो ऐसा कोई साधन नहीं है जिसकी वजह से कि अपन एक साइड से दूसरे, कोई इमरजेंसी पेशेंट हो गया वो चाहे सड़क फाटक पे मरे, ऐसा कोई ब्रिज नहीं है। तो ऐसा मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा ब्रिज बने, एक मेगा हाईवे का बड़ा ब्रिज बने। रासवाल सीवरेज की कार्य चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कार्य जो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है उसके लिए सरकार विशेष ध्यान दे। और रासवाल आप कह रहे हो कि और तो जो कांग्रेस में या बीजेपी में व्हाटएवर जो भी हो, ये अपने हिसाब से सब कर रहे हैं सेवा तो, लेकिन इसका एक ये मुद्दा है कि भाई सुजानगढ़ की पार्किंग व्यवस्था, ताकि कहीं भी अभी आप चले जाओ पार्किंग है, डिवाइडर है, ऐसी समस्याएं ऐसी है जिसका निवारण होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बात वहाँ तक पहुँचे, सरकार तक ये बात पहुंचे। सपनों के सुजानगढ़ की बात करें तो क्या सोचते हैं आप, कैसा सुजानगढ़ होना चाहिए? जो विधायक जो भी जीतेगा, चाहे कांग्रेस से जीते, चाहे बीजेपी से जीते, या कोई भी जीते, सपनों का सुजानगढ़ कैसा सोचते हैं आप? सुजानगढ़ बहुत उज्जवल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई आम सुविधाएं मिले लोगों को, जितने भी हैं उन सबों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिले। हर आदमी ये सपनों के लिए सोचता है कि भाई अपना काम ये सब फाइन हो, जिसकी वजह से सुजानगढ़ एक मेट्रो सिटी टाइप फीलिंग हो। लेकिन अब वो तो क्या, इसमें इट विल टेक टाइम। बाबू जी आपका नाम जानना चाहेंगे? बालकिशन पारिक। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? सर मैं कुछ थोड़ा मार्केटिंग करता हूँ, बाकी एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, कि आपने बताया कि आप अध्यापन संस्था से जुड़े हुए हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए क्या कुछ इंतज़ाम यहाँ है और क्या कुछ यहाँ होना चाहिए? अभी जो भी जीते, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनके अंदर नैतिकता होनी चाहिए और उनको अपने जो भी वार्डों के जो वार्ड मेंबर हैं उनके साथ में एक ऐसा हर एक वार्ड का प्लान हो कि वहाँ के लोगों के अंदर, वार्ड के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करे। कि जब तक इंसान के खुद के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, ये नेता कुछ नहीं करें, क्योंकि नेता भी तो एक इंसान ही है, वो भी तो हमारे बीच में से ही जाकर एक नेता बनाने वाले तो हम ही है ना। क्योंकि आज वो नेता नहीं, आज एक साधारण है, कल वो जीत जाएगा तो बोलेंगे कि ये पूरे सुजानगढ़ का नेता हो गया। तो ये एक वार्ड मेंबरों को, नेता को लेकर के क्या करना चाहिए कि हर एक वार्ड के अंदर एक नैतिक मूल्य की शिक्षा देने का, ऐसा कुछ संस्थाओं को साथ में लेकर के लोगों में जागरूकता। क्योंकि अभी कचरे के लिए बात आती है कि कचरा अभी लोग वो वहीं फेंक रहे, तो ऐसा ही लोगों को करने से लोगों को एक जागरूक करना चाहिए। क्या सोच करके इस बार वोट करने जा रहा है यहाँ का जो मतदाता है, क्या सोच के वोट करेगा? और एक अच्छा नेता मिला है तो मैं तो अगर वोट देता हूँ तो मैं किसी को, पार्टी को नहीं देता हूँ, मैं कोई यहाँ पे खड़ा होता है उसको नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ
वो एक सिंबल को वोट देता हूँ, क्योंकि मैं वो सामने उसको देखता हूँ बस। जी, आप सामने देखते हैं। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहिए। राजेश काजलाना हो मेरा। क्या करते हैं राजेश जी आप? मैं एक टीचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को। अच्छा, आप बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ बेरोजगारी की जो समस्या है, बेरोजगारी को लेकर के क्या कुछ इंतजाम, क्या सोच रही है इस बार यहाँ की जनता? क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में तो मुद्दों की बात होगी, तो मुद्दे की बात करें अपन तो क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं बेरोजगारी के साथ? तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के बच्चे हैं ना, वो शिक्षा का अभाव है। यहाँ पे दूर दूर जाते हैं, सीकर, जयपुर, जोधपुर, लेकिन गरीब तबके के बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ नहीं सकते। तो मैं एक उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है विकास की। सुजानगढ़ में विकास के नाम पे केवल फॉर्मेलिटी है सुजानगढ़ में। जहाँ के इनके वार्ड हैं, वार्डों में ऐसी हालत है वहाँ की सड़कें कि कोई मोटरसाइकिल लेके भी निकलता है व्यक्ति तो उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा गंदे पानी की निकासी। वार्डों में पेयजल की सुविधाएँ अच्छी होनी चाहिए और बालिका शिक्षा और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें और छात्रवृत्ति या ट्रस्ट के द्वारा यहाँ संस्थाएं चलाई जाएं जिससे बच्चे सक्सेस हो सके। भैया बच्चे सक्सेस हो सके। आप बताइए शॉर्ट में कौन से मुद्दे हैं इस बार जो चुनाव में हावी हैं? हमारे तो ये पार्किंग वाले है मुद्दे मेन। हम तो ऑटो चलाते हैं तो जगह नहीं, पार्क यहाँ कहीं पे पार्किंग नहीं है और सड़कों की परेशानी है सबसे ज़्यादा। जगह जगह जो मेन रोड है घंटाघर स्टेशन की एकदम फुटी हुई है, खड्डे पड़े हुए हैं। एक जगह ये हाईवे 65 नंबर हाईवे, इस पर जगह जगह ब्रेकर लगा दिए, मतलब ब्रेकर हिसाब से होना था, बेहिसाब से ब्रेकर कर दिया उसने। उसका कोई निवारण होना चाहिए। दोस्तों, सुजानगढ़ की बात कर रहे हैं, सुजानगढ़ की बात लगातार जारी रहेगी और सुजानगढ़ की बात करते करते कई लोग पॉलिटिकल बातों को भी कर रहे हैं, कई लोग विकास के मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सुजानगढ़ की जनता इस बार कैसे वोट कास्ट करेगी, किन मुद्दों पर वोट कास्ट करेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार जारी रखते हैं ऑटो के सफ़र को। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे सुजानगढ़ के और लोगों से और टटोलेंगे यहाँ की सियासी नब्ज आज ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑटो में रिपोर्टर में सियासी सफ़र की। वो सियासी सफ़र जिस सियासत के सफ़र में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरएलपी तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे बड़ी बात यह है, सुजानगढ़ विधानसभा सीट की हम लोग बात कर रहे हैं। सुजानगढ़ में जो चुनाव की परिस्थितियां बनी उसके बाद में किस तरह का सियासी माहौल यहां पर ज़मीन पर नज़र आ रहा है। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं बिदासर कस्बे में। बिदासर का अपना एक इतिहास रहा है। सुजानगढ़ के इतिहास के बारे में लोग भली भांति परिचित है और बिदासर भी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा कस्बा है। यहाँ के कुछ मौजूद लोग हमारे साथ में हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हमारे साथ में हैं। हम इनसे बात करेंगे बिदासर के बारे में, सुजानगढ़ की सियासत के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे साहब? भंवरलाल स्वामी। अच्छा भंवरलाल जी, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा। और फिलहाल पोस्ट ऑफिस में हूँ। अच्छा, क्या विचार है इस बार यहाँ की जनता क्या सोच रही है? क्या सियासी पारा किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, कहीं पर जातिवाद की बात होती है, तो यहाँ पे किस चीज़ बारे में चर्चा ज़्यादा हो रही है? देखो, अभी तक तो जो समीकरण था वो कांग्रेस बीजेपी का था, लेकिन आरएलपी आने की वजह से अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। आगे देखो इसका क्या समीकरण बनता है, लेकिन यहाँ की हमारी जो लोकल समस्याएं हैं, चाहे कोई भी पार्टी आए, अगर लोकल समस्या का समाधान हो जाए तो हमारे लिए तो वही बेटर है। बिदासर है जो इतना पुराना कस्बा है, अभी तहसील होगी, सब कुछ सुविधा होगी। रेलवे लाइन का आज तक के सुनने में आ रहा है कि 90-2000 के दशक में कभी इसका शायद सर्वे हुआ था, आज तक उसका कोई काम नहीं हो पाया है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी, अभी हाईवे के जो प्रोजेक्ट भारत में इतने चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहे हैं, बिदासर रेलवे से कनेक्ट नहीं है, हाईवे से कनेक्ट नहीं है। तो अगर अभी भी हाईवे और रेलवे इस टाइम में नहीं आया तो बहुत पिछड़ जाएगा। इसको इतना पिछड़ा मतलब रख दिया है रेलवे के हिसाब से कि हमारे जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो नोखा से गाड़ी पकड़ते हैं, सुजानगढ़ से पकड़ के हैं, अपने रतनगढ़ से पकड़ते हैं। पहले साधन नहीं था तब दिल्ली से पकड़ते थे। तो हम हमेशा ही आवागमन के हिसाब से हम हमेशा ही पिछड़े रहे हैं। आवागमन की दृष्टि से हमेशा पिछड़े रहे। रोजगार की बात करें, आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है इस बार? यहाँ का युवाओं के मन में क्या ख्याल चल रहा है? रोजगार के लिए युवा भटक ही रहा है अभी तक। न तो उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल पाया है और न ही कोई साधन मुहैया हो पाया है। देखिए, ये भी बड़ा एक मुद्दा है। जिला बनाने की मांग अपनी जगह, लेकिन रोजगार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार के बिना जीवन संभव नहीं बताया जाता है। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? जयप्रकाश बेंगाड़ी। अच्छा जयप्रकाश जी, क्या करते हैं आप? मैं वैसे सोशल वर्क, वैसे पूर्व उपाध्यक्ष हूँ पालिका का, और वैसे मैं सोशल विचार। आप पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो ऐसे कौन से काम है जो अधूरे नजर आ रहे हैं? विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे गरमाए हुए हैं? देखो, वैसे नगरपालिका क्षेत्र में ये तो हमारे कई वार्डों में ऐसी समस्या है कि वहाँ जो नाले बने हुए हैं तो वो विधिवत नहीं बने हैं। तो वो नाले क्या है कि व्यवस्थित नहीं होने के कारण से उनमें जो पानी का बहाव है वो सही नहीं है।
और कई जगह सड़कें भी बननी बाकी है। जहाँ नहीं बननी ज़रूरी थी वहाँ तो बन चुकी है, जहाँ आवश्यक थी वहाँ बनी नहीं है। ये जो मुद्दे हैं ये चुनाव के बड़े मुद्दे हैं, वोट कास्ट करने वाले मतदाता इन मुद्दों पर कितना फोकस करेंगे। यहाँ के बिदासर के स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे रिजवान जी क्या कह रही है इस बार यहाँ की सियासत। हम लोग भाजपा के लोगों से भी मिले, कांग्रेस के लोगों से भी मिले, और भी मुद्दे यहाँ पे सामने, क्या चीज़ें जो है, कौन से ऐसे मुद्दे जो गरमाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस बार? देखिए मुद्दे बहुत है, नेता लोग हैं वो आते जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो पिछड़े हुए ही रहते हैं। बिदासर है वो स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी पीछे है, क्योंकि बिदासर एक तहसील मुख्यालय है, उपखंड मुख्यालय है, पंचायत समिति है, बड़ा क्षेत्र है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से बहुत काफ़ी वंचित है, क्योंकि यहाँ पर 30 बेड का ही अभी तक अस्पताल है। पहले 50 बेड का अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वंचित है, उसी से अभी तक भी वंचित है। अमित जी आपसे जानना चाहेंगे सुजानगढ़ का जो सियासी समीकरण है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, उसके बारे में बताइए। सुजानगढ़ में सियासी समीकरण पहले कांग्रेस के पक्ष का था। जो आरएलपी के जो राष्ट्रीय संयोजक है हनुमान जी बेनीवाल, उनका ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो उनसे प्रभावित हो रही है, और ये माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि आरएलपी वो रोज़ कहीं ना कहीं वोट जोड़ रही है। दूसरी बात बीजेपी की है तो आरएलपी है वो बीजेपी के लिए ज़्यादा बड़ी टेंशन है और कांग्रेस के लिए कम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरएलपी कितने ज़्यादा वोट लेती है, उसके आधार पर ही यहाँ के सियासी समीकरण है वो चेंज होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ कहीं ना कहीं सियासी समीकरण में उतार चढ़ाव अब आने लगे हैं, और ये हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी अब जीत किसी की भी सुनिश्चित नहीं है, सबको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी तरह से फील्ड में। जीत किसी की सुनिश्चित नहीं है, ये भविष्यवाणी करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जीत का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं अप्रभावित होता हुआ नजर आने लगा है। पलड़ा किसी की तरफ भी भारी नहीं है, मतलब जो भी कांटे का मुकाबला होगा तो जनता डिसाइड करेगी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, जनता दनार्दन है, और वाकई में यहाँ का वोटर बहुत समझदार है, जो कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ संकेत जरूर यहाँ का वोटर दे रहा है। क्या लग रहा है भैया आपको, आप क्या देखते हैं यहाँ का जो चुनाव चल रहा है, कौन से बड़े बड़े मुद्दे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं? रोज़गार की बात करें तो यहाँ के जो मैं अपने जो मुस्लिम समाज से ही बता दूँ, ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग खाड़ी देशों में जाके रोज़गार करते हैं, लेकिन रोज़गार का यह बड़ा मुद्दा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई रोज़गार यहाँ पे खुले तो उनको रोज़गार के लिए खाड़ी देशों में या अन्य कहीं और देशों में नहीं जाना पड़े। तो रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है, रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है। शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे अमित, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं? सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सारे मुद्दे हैं। यहाँ की बिदासर की लोकल की बात की जाए, यहाँ पर हैंडलूम का काम होता था, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक और सरकारी उपेक्षा के चलते लुप्त हो गया। दूसरी बात, लोकल रोजगार की यहाँ पर इतनी ज़्यादा संभावना है, सरकारें कभी ध्यान ही नहीं देती। सुजानगढ़ के अंदर रंगरेज का, छिंपा का और रंगाई छपाई का बहुत बड़ा काम है, सरकार को उसको संरक्षण देना चाहिए था, उसके लिए स्पेशल पैकेज बनाना चाहिए। यहाँ पर तिरपाल मंडी 7-8 साल पहले खुली, धीरे धीरे लोकल व्यापारियों ने उस धंधे को इतना ज़्यादा बढ़ाया, एशिया की सबसे बड़ी तिरपाल मंडी वो बन गई, हज़ारों लोग वहाँ पर रोज़गार पा रहे हैं। लेकिन सरकार ये नहीं सोचती कि इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत लाकर हमें इनके लिए कोई व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जो भी लोकल रोज़गार उसको संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, बहुत सारे की आवश्यकता है, मुद्दे बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है। दोस्तों आज के इस ऑटो के सफ़र में सुजानगढ़ से इतना ही। सुजानगढ़ के सियासी सफ़र को आज अब देते हैं विराम। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए इलाके के लोगों के साथ और बुलंद करेंगे जनता की आवाज़। तब तक के लिए नमस्कार। केरल के त्रिशूर मेडिकल कॉलेज